कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पंक्चुएशन पढ़ने चल रहे हैं ग्रामर में। आइए देखते हैं पंक्चुएशन को। देखिए, पहले जानते हैं पंक्चुएशन होता क्या है। देखिए, पंक्चुएशन क्या है? लिखने में प्रयुक्त विराम आदि चिन्ह जिससे जिससे जिनसे वाक्य और वाक्यांश अलग दिखाई पड़ते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले मेन पंक्चुएशन मार्क निम्नलिखित है। यानी इंग्लिश भाषा में जो पंक्चुएशन मार्क यूज होते हैं वो ये हैं आपके। कामा है, फुल स्टॉप है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, पैरेंथेसिस है, ठीक है, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट या ब्रेसेस, डैश है, हाइफन है, इन्वर्टेड कामाज या कोटेशन मार्क भी इनको बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी है और यूज ऑफ कैपिटल लेटर। ये हमारे मेन पंक्चुएशन मार्क है। तो सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं किसका यूज? कामा का यूज। तो कामा, एक चीज मैं थोड़ा बताऊं कामा के बारे में। कामा सबसे छोटा पंक्चुएशन मार्क है। यानी कि जब दो चीजों के बीच में क्षणिक विराम हो बहुत कम समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम कामा का यूज करते हैं। बहुत क्षणिक विराम चिन्ह है ये, क्या बोलते हैं? कामा। अच्छा, कामा का यूज कहां कहां होता है? तो इसी बातचीत आज होने चल रही है आपसे। तो कामा का यूज मैं आपको बताऊं। पहला, कामा का यूज आप करिए जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द या शब्द समूह एक क्रम में आए और उनकी संख्या कम से कम 3 हो, तो उनको अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, जब अंतिम वाला लिखना हो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसके साथ एंड का यूज करते हैं। और एंड के साथ कामा का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो एंड के साथ कामा लगता है इसको हम ऑक्सफोर्ड कामा बोलते हैं। और आधुनिक ग्रामर में ये ज्यादा प्रचलन में है नहीं, इसका यूज ज्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए, कामा सबसे छोटा विराम चिन्ह है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। इसका प्रयोग एक साथ एक ही क्रम में, इसका प्रयोग एक साथ एक ही क्रम में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द एक साथ आ जाएं, एक शब्दों को अलग अलग करने के लिए होता है। किंतु ऐसे शब्दों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यानी ऐसे शब्दों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। तथा ऐसी सीरीज के लास्ट वर्ड के पहले एंड का यूज किया जाता है। मैंने बताया आपको, जो अंतिम वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखनी होगी तो उसके साथ हम क्या करेंगे? एंड का यूज करेंगे। ठीक है। और तथा एंड से पहले कामा का यूज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। इसका मतलब कामा का यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पहले बता दूं, आधुनिक ग्रामर में इसका यूज ज्यादा प्रचलन में है नहीं, इसका यूज होता नहीं है। ठीक। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है, श्याम लव्स प्रीति लक्ष्मी नारायण एंड मिस्टर राम सिंह। अब एक चीज देखिए, प्रीति नाउन, लक्ष्मी नारायण भी नाउन, मिस्टर राम सिंह भी नाउन, 3 नाउन है। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। इनको अलग करने के लिए क्या लगाया आपने? ये देखिए कामा लगा है। अच्छा, जब अंतिम वाला लिखना होगा तो आप किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। और एंड के साथ यहाँ पे कामा आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आधुनिक ग्रामर में ये वाला कामा ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक। तो वही बात है कि एक साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले शब्दों को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कामा का यूज करते हैं। अंतिम वाले के साथ जब अंतिम वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना होता है तो वहां पे हम एंड का यूज करते हैं। और एंड के साथ कामा का यूज आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, श्याम लव्स प्रीति, देखिए प्रीति नाउन है, लक्ष्मी नारायण नाउन है, एंड मिस्टर राम सिंह यादव। अब देखिए सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इनको अलग करने के लिए आपने कामा का यूज किया। और जब लास्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना था तो फिर आपने एंड लगा दिया। और एंड के साथ यहाँ पे कामा का यूज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और मैंने आपको पहले बताया, आधुनिक ग्रामर में इसका यूज नहीं होता है। ठीक। इसको करने से आप बचें, मगर आप कर भी देंगे तो वो गलत नहीं माना जाता है। अगला देखिए, लिखा है, मिसेज के.डी. यादव वर्क्स स्लोली एडवर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है, पेशेंटली ये भी क्या है? एडवर्ब है। बताइए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। अब इनको कौन अलग करेगा? कामा अलग करेगा। देखिए, स्लोली के बाद कामा। अब देखिए, हमको पेशेंटली लिखना था, अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच था, तो हमने क्या यूज कर दिया? एंड यूज कर दिया। और एंड के साथ यहाँ पे कामा आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। और मैंने यही बात बताई कि आधुनिक ग्रामर में ये कामा ज्यादा प्रचलन में है नहीं। देखिए लिखा है, मिसेज के.डी. यादव वर्क्स स्लोली केयरफुली
और यहाँ पे कामा आप लगाइए चाहे न लगाइए, एंड पेशेंटली। तो यानी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रम से आ जाए, उनकी संख्या कम से कम 3 हो, तो उनको अलग करने के लिए आप कामा का यूज करते हैं। और जब अंतिम वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं आप, उसके साथ एंड का यूज होता है, और एंड के साथ आप कामा का यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न इंग्लिश में ये ज्यादा प्रचलन में है नहीं, इसका मतलब एंड के साथ कामा का यूज करने से आप बचें जब इस तरह से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ रहा हो तब। देखिए वही बात लिखी है, अ कामा इज जनरली नॉट प्लेस्ड, एक कामा जनरली नहीं लिखा जाता है बिफोर द वर्ड प्रीसीडेड बाय एंड, यानी जब एंड लग जाता है तो ऐसी स्थिति में कामा का यूज आप करने से बचें। देखिए ये वाला जो एंड लग गया, ये वाले कामा कोई आवश्यकता है नहीं, वही बात रेन मार्टिन साहब लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, समझा देता हूं फिर बताता हूं मैं आपको। एक तो हो गया कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं तो उनको अलग अलग करने के लिए आप कामा का यूज करते हैं। अगला यूज हमारा ये है कि अगर कोई शब्द, दो या दो से अधिक शब्द समूह जोड़े में आ जाए, जोड़े का मतलब ग्रुप में आ जाए, तो उन जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं राम एंड मोहन, अब देखिए, ठीक है, अब फिर लिख दूं एंड कह रहा हूं, राम एंड मोहन कामा, अब देखिए राम एंड मोहन एक जोड़े में आ गया। अब फिर लिख दूं रवि एंड श्याम, तो देखिए एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो इन जोड़ों को अलग करने के लिए भी क्या लगाते हैं आप, कामा लगाते हैं। यानी कोई शब्द या शब्द समूह जो ग्रुप में आते हैं, जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं, उनको अलग करने के लिए भी कामा का यूज किया जाता है। देखिए लिखा है कामा इज यूज्ड टू सेपरेट, कामा का प्रयोग होता है सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रत्येक जोड़ों को अलग करने के लिए, कनेक्टेड बाय एंड, जो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। आइए देखते हैं भैया, देखिए ये देखिए लिखा है वी शुड बी डिवाउट एंड हम्बल। अब देखिए डिवाउट एंड हम्बल एक जोड़ा, चीयरफुल एंड सीन दो जोड़ा। अब दो जोड़े हैं, पेयर वर्ड्स हैं, किससे अलग करेंगे इसको आप अलग करेंगे कामा से। देखिए ये कामा आ गया, ठीक। यानी जो पेयर वर्ड्स आते हैं उनको अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। फिर देखिए अगला सेंटेंस लिखा है हाई एंड लो। अब हाई एंड लो एक जोड़ा हो गया, एक पेयर हो गया। रिच एंड पुअर दूसरा पेयर हो गया। वाइज एंड फुलिश तीसरा पेयर हो गया। अब बताइए इन पेयर्स को कौन अलग कर रहा है, देखिए ये कामा, ठीक है। तो हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, अब ये क्या है, पेयर वर्ड्स हैं। इन पेयर वर्ड्स को भी कौन अलग करेगा, कामा ही अलग करेगा। देखिए ये कामा लगा है, ये कामा लगा है। अच्छा, जहां ये खत्म हो रहा हो तो यहां भी क्या लगाना है, कामा लगाना है, फिर आगे वाली बात लिख देनी है, ठीक है। जैसे देखिए डिवाउट का मीनिंग लिखा हुआ है। डिवाउट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक धर्मनिष्ठ, वेरी रिलीजियस। सीन का मतलब क्या होता है, काम एंड पीसफुल, ठीक। हम्बल का मतलब आप जानते हैं, विनम्र। और चीयरफुल का मतलब प्रसन्न, समझ पा रहे होंगे। आइए अब आगे की बात करते हैं। अभी तक हमने कामा का क्या यूज सीखा कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्रम से आ जाए, जिनकी संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, तो उनको अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। अंतिम वाला जब शब्द लिखते हैं तो उसके पहले एंड का यूज होता है, और एंड के साथ कामा का यूज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर हमने अगला सीखा कि जो शब्द जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं, उन पेयर्स को, प्रत्येक जोड़े को अलग अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। आइए ध्यान समझिएगा, इस तरह समझना है कहां कहां यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पंक्चुएशन। आइए और देखते हैं कहां कहां कामा का यूज होता है। देखिए अगला लिखा है कामा का प्रयोग 2 या 2 से अधिक एक साथ आने वाले एडवर्ब्स, यानी एक साथ 2 या 2 से अधिक एडवर्ब आ जाए या एडवर्बियल फ्रेज आ जाए, यानी कुल मिला के वही एडवर्ब्स, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, यानी एक साथ 2 या 2 से अधिक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए को अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए लिखा है देन आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours वी सा श्याम कमिंग आउट। ये वास्तव में ऐसे बात लिखी हुई है,
ये बात लिखी है, वी सा श्याम कमिंग आउट, हमने देखा था श्याम को आते हुए। देखा था, कब देखा था? तब। अब देखिए ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। और फिर देखिए लिखा है आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, ये जो लिखा है आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, ये भी एडवर्ब है। अब कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आफ्टर आपकी प्रीपोजिशन है, वेटिंग आपका जेरेंड है अर्थात नाउन, नाउन से पहले प्रीपोजिशन आया तो इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, तो ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। देखिए देन एक एडवर्ब हो गया, और आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज है और ये भी एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। वी सा श्याम, हमने देखा था श्याम को, कमिंग आउट, बाहर आते हुए। अब कब देखा था? तब देखा था। और कब? आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद फिर हमने देखा कि श्याम आ रहा था। तो देखिए अब 2 एडवर्ब हो गए, एक हो गया देन, एक हो गया आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, ये 2 एडवर्ब्स हो गए। तो अब बताइए 2 या 2 से अधिक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं आप? कामा। तो आप एक कामा लगा दिया, आपने ये कामा लगा दिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ठीक, जहां समाप्त होगा उसके आगे बात लिखी जाएगी तो वहां भी क्या लगाइएगा आप? कामा, फिर आगे वाली बात लिख दीजिए, ठीक। हाँ ये अलग बात है कि अगर ये वाली बात बाद में लिखी जाती, ऐसे होती, अगर ऐसे होती, वी सा श्याम कमिंग आउट, ऐसे होता, देन आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो यहां कामा लगता है, यहां फुल स्टॉप लग जाता, पर यहां पे कामा लगता क्योंकि ये एक एडवर्ब और ये भी एक प्रीपोजिशन फ्रेज जो काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। देखिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होते हैं? जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एडवर्ब और ये भी हमारा एक एडवर्ब, तो 2 एडवर्ब्स को अलग करने के लिए क्या लगाया आपने? कामा लगाया। फिर देखिए लिखा गया देयर अपॉन एट लास्ट ही ब्रोक डाउन, ये ऐसे लिखा हुआ है ही ब्रोक डाउन, वो टूट गया था, कब? देयर अपॉन एट लास्ट। अब देखिए देयर अपॉन एक एडवर्ब, एट लास्ट भी एक एडवर्ब, तो अलग करने के लिए क्या लगाया आपने? कामा लगाया, ठीक। तो देखिए वही बात इसमें लिखी है कि कामा का प्रयोग 2 या 2 से अधिक साथ साथ आने वाले एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के लिए किया जाता है, एडवर्ब फ्रेज को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए 2 या 2 से अधिक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए उनको किससे अलग करिए आप? कामा से। अब ये भी एक एडवर्ब, ये भी एक एडवर्ब, किससे अलग किया आपने? कामा से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। अगला देख लीजिए, कामा का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अलग करने के लिए उसके बाद किया जाता है। अब ये क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टू फ्री, यानी कि जब सब्जेक्ट को आजाद कर दीजिए उसके वर्ब से, यानी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से अलग करना ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब ये जो बात लिखी है ये ऐसे लिखी थी, ये ऐसे लिखी है द सोल्जर्स अराइव्ड, एक बात, और दूसरी बात थी द मॉब डिस्पर्स्ड, ये 2 बातें थी। तो द सोल्जर हमारा सब्जेक्ट है, अराइव्ड हमारी क्या है? इसकी फाइनाइट वर्ब है। द मॉब हमारा सब्जेक्ट है, डिस्पर्स्ड हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो किसी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से आजाद कर देना, यही प्रक्रिया कहलाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। यानी कि किसी फाइनाइट वर्ब को बदल देना नॉन फाइनाइट वर्ब में, ठीक। किसी फाइनाइट वर्ब को बदल देना किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। यानी जब किसी सब्जेक्ट को उसको फाइनाइट वर्ब से आजाद कर देते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो वही कह रहा है कि कामा का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अलग अलग करने के लिए उसके बाद किया जाता है। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आ गई है तो फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब क्या? सब्जेक्ट के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई है, यानी फाइनाइट वर्ब को बदल दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो फिर क्या लगाइए आप? कामा लगाइए। देखिए जैसे लिखा है द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, अब देखिए ये हमारी हो गई क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बता रही किसके बारे में? सोल्जर्स के बारे में, ठीक है। तो यही अभी जो मैंने लिखा था
द सोल्जर्स अराइव्ड, ये फाइनाइट वर्ब थी, इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दिया गया किसमें, नॉन फाइनाइट में। ठीक, अब हो गया हैविंग अराइव्ड, ये हो गई परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब किसी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से अलग करते हैं, तो अलग कैसे करेंगे, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो उसके साथ क्या लगता है, कामा लगता है। देखिए, कामा का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अलग करने के लिए उसके बाद किया जाता है। यानी अगर किसी सब्जेक्ट के साथ नाम उसकी नॉन फाइनाइट वर्ब आई हुई है, तो उसको अलग करने के लिए क्या करिए आप, कामा का प्रयोग करिए, और फिर अगली वाली बात लिखिए आप। ठीक, तो हो गया द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड। ये हैविंग अराइव्ड है, ये क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है पूरा, तो इसको किससे अलग करेंगे आप, कामा। ठीक, यानी किसी फाइनाइट वर्ब को जब आप नॉन फाइनाइट बनाते हैं और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह प्रयोग करते हैं, तो फिर उसको अलग करने के लिए क्या लगाइए आप, कामा लगाइए। फिर देखिए लिखा गया द वेदर बीइंग प्लेजेंट, वास्तव में ऐसे लिखा था, मैं आपको बता रहा हूं, लिखा था द वेदर वाज प्लीजेंट, और फिर लिखा था वी वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, यानी मौसम अच्छा था, हम क्रिकेट खेलने चले गए थे। अब देखिए, द वेदर हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब इसी फाइनाइट वर्ब को अगर मैं बदल दूं नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो यही प्रक्रिया कहलाएगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए वही किया गया, यहां पे लिखा गया द वेदर बीइंग प्लेजेंट। अब बीइंग क्यों आया, क्योंकि भाई ये जो वाज है बी का ही तो फॉर्म है। भाई वाज का ही फॉर्म क्या है, बी है। भाई बी बेस फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, एम और आर। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग। और इसका यस ये फॉर्म क्या होता है, इज। ठीक, तो इसी वाज वर जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी को बदल दिया गया किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो अब क्या किया, फाइनाइट वर्ब को आजाद, यानी सब्जेक्ट को आजाद कर दिया गया उसकी फाइनाइट वर्ब से। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो अब देखिए, जहां ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म हुआ, वहां क्या लगाया आपने, कामा लगाया। तो इसको मैंने लिखा द वेदर बीइंग प्लेजेंट वी वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, यानी कि किसी सब्जेक्ट को जब उसकी फाइनाइट वर्ब से अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जहां समाप्त होता है, वहां क्या लगाया जाता है, कामा लगाया जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा ताकि कहीं कोई गलती ना हो। ठीक, आइए और देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना है हमको। फिर देखिए लिखा गया द रेन हैविंग फॉलन द क्रॉप्स रिवाइव्ड। द रेन हैविंग फॉलन, देखिए द रेन हैविंग फॉलन, ये वास्तव में ऐसे लिखा था, मैं बता रहा हूं आपको, ये ऐसे लिखा था द रेन फेल, यानी बारिश हुई थी, है ना, और द क्रॉप रिवाइव्ड। अब ये सब्जेक्ट है और ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो इसी फाइनाइट वर्ब को आजाद कर दिया गया, इस फाइनाइट वर्ब को बना दिया गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सब्जेक्ट जो था अपनी फाइनाइट वर्ब से आजाद हो गया। इसी प्रक्रिया को बोला हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो जहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म होता है, वहां हम कामा का यूज करते हैं। देखिए लिखा है द रेन हैविंग फॉलन। अब जो हैविंग फॉलन है, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पूरा द रेन हैविंग फॉलन, ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जहां समाप्त होता है, वहां क्या लगाते हैं आप, कामा लगाते हैं। ये देखिए कामा लगा है, ठीक है। तो हो गया द रेन हैविंग फॉलन द क्रॉप रिवाइव्ड। ठीक, जब बारिश हो गई थी, हो चुकी थी, तो क्या हुआ, क्रॉप रिवाइव्ड, यानी पुनर्जीवित हो गई, क्रॉप फिर से लहलाने लगी। फिर देखिए लिखा गया इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। देखिए, अब ये वास्तव में ऐसे लिखा है, इट वाज अ वेरी हॉट डे। अब देखिए, इट हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दूंगा मैं नॉन फाइनाइट में, तो ये सब्जेक्ट अपनी फाइनाइट वर्ब से आजाद हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो जहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समाप्त होगा, वहां आप क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। देखिए लिखा है इट बीइंग अ वेरी हॉट डे।
अब देखिए, इट बीइंग अ वेरी हार्ड डे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहां समाप्त हुआ, आपने क्या लगाया, कामा लगा दिया। ठीक, श्याम कुड नॉट डू हिज वर्क सेटिस्फैक्टरी। देखिए, यानी कि जहां पे भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समाप्त होता है वहां क्या लगाते हैं आप, कामा लगाते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है आप समझ गए होंगे, जब किसी सब्जेक्ट को उसकी फाइनाइट वर्ब से आजाद किया जाता है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो क्या यूज करिए आप, कामा का यूज करिए। आइए अगला पढ़ लेते हैं, कहीं कोई डाउट हो तुरंत बताइएगा ना, बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखिए अगला हमारा क्या है, कामा का प्रयोग किसी नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, किसी नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके पहले तथा बाद दोनों ओर कामा का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया, कोई देखिए कह रहा है अगर किसी नाउन के लिए कोई केस इन अपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो किसी नाउन को उसके केस इन अपोजिशन से अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कामा का यूज करते हैं। अब केस इन अपोजिशन क्या होता है आप जानते हैं, यानी कि उसी के समतुल्य, उसी की व्याख्या कर रहा हो। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। अब मैं कह दूं द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, तो जो मैंने कहा द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज किसके लिए कहा, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा। तो ये जो कहा द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, यही सुभाष चंद्र जी बोस के लिए केस इन अपोजिशन है। ठीक है, तो किसी नाउन को उसके केस इन अपोजिशन से अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कामा का यूज करते हैं। अच्छा, केस इन अपोजिशन जहां शुरू होता है वहां कामा, और जहां समाप्त होता है वहां भी कामा, दोनों जगह कामा का यूज आप करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं कर दूं सरदार पटेल, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये जो मैंने कहा द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसके लिए कहा, सरदार पटेल जी के लिए कहा। तो यही जो कहा ना द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यही केस इन अपोजिशन है। तो इस केस इन अपोजिशन को इसकी नाउन से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कामा का यूज करेंगे। जहां ये शुरू हो रहा है वहां भी कामा, और जहां समाप्त हो रहा है वहां भी कामा। तो समझ गए होंगे आप। आइए अब देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है मिसेज केडी यादव, मिसेज केडी यादव माई मदर। अब बताइए ये जो माई मदर है इसी मिसेज केडी यादव का केस इन अपोजिशन है। तो इस केस इन अपोजिशन को इस नाउन से अलग करने के लिए क्या लगाया आपने, ये कामा, जहां शुरू हो रहा है वहां और जहां समाप्त हो रहा है वहां, और उसके बाद आप आगे वर्ब वगैरह लिख दीजिए। ठीक, समझ पा रहे होंगे। फिर अगला देखिए क्या है हमारा, अगला है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक, द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी जो लिखा गया द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए केस इन अपोजिशन है। क्या है, केस इन अपोजिशन। तो जहां केस इन अपोजिशन शुरू हुआ वहां कामा, और जहां समाप्त हुआ वहां भी कामा। ठीक, आगे अपनी वर्ब लिख देना है, लिख दीजिए, वर्ब लिख दीजिए, अन्य चीजें लिख दीजिए। ठीक, फिर जैसे आपने कहा सूरदास द ग्रेट पोएट, ये जो आपने कहा द ग्रेट पोएट ना, यही सूरदास जी के लिए केस इन अपोजिशन है। तो केस इन अपोजिशन जहां शुरू हुआ वहां कामा, और जहां समाप्त हो रहा है वहां कामा, और उसके बाद अपना जो चीजें आई हुई वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी आया हो आप लिख दीजिए। समानता वर्ब भी आएगी, उसके बाद अन्य चीजें आ जाएंगी तो उनको लिख दीजिए। तो हम समझ पा रहे हैं, यानी किसी केस इन अपोजिशन को उसकी नाउन से अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कामा का यूज करते हैं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर देखिए वोकेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के साथ हम कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोकेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के साथ भी हम कामा का यूज करते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं केस कितने होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में केस हमारे 4 तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या, जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट काम करता है तो फिर वो नॉमिनेटिव केस में होता है। जब ऑब्जेक्ट काम करता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब किसी नाउन प्रोनाउन का किसी चीज पर अधिकार प्रकट किया जाता है तो वो पजेसिव केस में होता है। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तो वो वोकेटिव केस में होता है। वही बात कह रहा है कि वोकेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के साथ हम कामा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन वोकेटिव केस में है तब भी हम क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे।
यदि इनका प्रयोग सेंटेंस के पहले हो तो कामा का प्रयोग इनके बाद होता है। मैं समझा रहा हूं, यानी वोकेटिव केस का कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ हम कामा का यूज करते हैं। अगर वोकेटिव केस सेंटेंस के आरंभ में आया है तो फिर इनके बाद कामा, ठीक है। अगर वोकेटिव केस सेंटेंस के बीच में आया है तो पहले भी कामा और बाद में भी कामा, और अगर वोकेटिव केस सेंटेंस के अंत में आया है तो उसके पहले कामा। मैं समझाता हूं आपको, देखिए लिखा है यदि वोकेटिव केस सेंटेंस के पहले हो तो कामा का प्रयोग इनके बाद किया जाता है, यदि इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो तो कामा का प्रयोग इसके पहले किया जाता है, और यदि इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो इसके पहले तथा बाद दोनों कामा का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, ये देखिए लिखा है, देखिए देखिए जैसे लिखा है सर मे आई कम इन। अब देखिए ये जो, जैसे अगर मैं इस तरह से कहूं श्याम कम हेयर, तो किसको संबोधित कर रहा है? श्याम को। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, वो नाउन या प्रोनाउन वोकेटिव केस में होता है। तो ये नाउन इसमें किसमें है? वोकेटिव केस में। तो क्या लगाया आपने? कामा लगा दिया। तो सेंटेंस के आरंभ में आया है तो कामा इसके बाद, अगर यही सेंटेंस के बाद आ जाए तो कामा इसके पहले। कम हेयर श्याम, कम हेयर श्याम, ठीक। यानी पहले, अगर ये सेंटेंस के पहले आ जाए तो कामा इसके बाद, अगर सेंटेंस के बाद में आ जाए तो कामा इसके पहले, और अगर ये बीच में आ जाए तो फिर इसके पहले भी कामा और इसके बाद में भी कामा, और यहां पे फिर वोकेटिव केस रहेगा। देखिए, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है सर मे आई कम इन। अब इस सर को संबोधित कर रहा है, सर हमारा क्या हो गया? वोकेटिव केस में हो गया। आपने कहा अच्छा सेंटेंस के आरंभ में आया है तो आपने पहले कामा लगा दिया, तो इसके बाद कामा लगा दिया। सेंटेंस के आरंभ में आया है तो कहां किया? इसके बाद कामा लगा दिया। जैसे लिखा श्याम कम हेयर एट वंस। अब देखिए श्याम वोकेटिव केस में है और सेंटेंस से पहले आया है, तो फिर आपने कामा कहां लगा दिया? इसके बाद। जेंटलमैन आई अपील टू यू हेल्प, अपील टू यू फॉर हेल्प। अब देखिए जेंटलमैन हमारा वोकेटिव केस में है और सेंटेंस से पहले है, तो कामा कहां लगाया आपने? इसके बाद। गेट आउट प्रीति। अब देखिए अब ये सेंटेंस के बाद है तो कामा कहां लगाया आपने? इसके पहले। यानी वोकेटिव केस अगर सेंटेंस के पहले है तो उसके बाद कामा लिखिएगा, सेंटेंस के बाद में है तो उसके पहले कामा लिखिएगा। अब फिर देखिए आई आस्क यू श्याम टू गो टू कम हेयर। अब देखिए आई आस्क यू, ये एक आधी बात हो गई, टू कम हेयर ये आधी बात हो गई, और बीच में क्या आ गया? श्याम, इसी को संबोधित किया जा रहा है। तो श्याम किसमें हो गया? वोकेटिव केस में। तो अगर इस सेंटेंस के बीच में आ जाए तो जहां इसके पहले भी कामा और इसके बाद में भी कामा, तो समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए अगर लिखा है नाउ डियर फ्रेंड्स आई कम टू द मेन पॉइंट। अब देखिए नाउ और आधी, मतलब आधी बात यहां है, आधी थोड़ी बात यहां है, तो देखिए बीच में क्या आ गया? डियर फ्रेंड्स, यही हमारा वोकेटिव केस में है, तो इसके पहले भी कामा और इसके बाद में भी कामा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए कामा का प्रयोग ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज, कामा का प्रयोग ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज, अब पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स के दोनों ओर किया जाता है जो केवल क्वालिफाइंग फ्रेज ना हो बल्कि उस फ्रेज को एक सेंटेंस के रूप में डेवलप किया कर सकें। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं पूरी बात। कह रहा है ये कि कोई पार्टिसिपल फ्रेज हो। पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब क्या? कि पार्टिसिपल से बना हो। कोई फ्रेज किससे बना हो? पार्टिसिपल से। अब पार्टिसिपल के 5 रूप होते हैं, पार्टिसिपल के 5 रूप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो कोई फ्रेज अगर इनसे बनता है, पार्टिसिपल से, और पार्टिसिपल से बना हो और साथ ही साथ उसके साथ उसका, मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक वर्ड हो जाए, मान लीजिए प्ले। अब प्ले का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? प्लेइंग। इसका प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? बीइंग प्लेड। इसी का परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? हैविंग प्लेड। इसी का परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? हैविंग बीन
प्लेड, और इसी का पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा, प्लेड। ठीक, प्लेइंग इसका मतलब होता है खेल रहा, बीइंग प्लेड खेला जा रहा, हैविंग प्लेड खेल चुका हुआ, हैविंग बीन प्लेड खेला जा चुका हुआ, प्लेड खेला गया। ये सब पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल के 5 रूप होते हैं, ये पार्टिसिपल के 5 रूप है। अब करा कोई पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए, यानी किसी पार्टिसिपल के बाद इसके साथ अन्य शब्द समूहों का यूज भी हुआ हो, तब उसी को आप कह देंगे कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो उसको आप फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द का फ्रेज तो होता नहीं है, तो ये हमारा पार्टिसिपल है, इसके साथ अन्य शब्द भी आ जाएं तो उसी को बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो जब कोई पार्टिसिपल फ्रेज का यूज होता है किसी नाउन के लिए, तो फिर क्या करिए, उस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ जहां स्टार्ट हुआ हो वहां कामा और जहां समाप्त हुआ हो वहां कामा। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, मगर ये लक्षण रखते हैं वर्ब का। लक्षण किसका रखते हैं, वर्ब का। इसका मतलब एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, और एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले सकते हैं। यानी कि जब पार्टिसिपल फ्रेज के साथ आवश्यकता अनुसार इसका ऑब्जेक्ट आया हो, कॉम्प्लीमेंट आया हो, एडवर्बियल आया हो, ठीक, तो फिर ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए कामा का यूज करते हैं, जहां स्टार्ट हो वहां कामा और जहां समाप्त हो वहां कामा। यानी पार्टिसिपल फ्रेज अकेले आया हो तब नहीं, जब पार्टिसिपल फ्रेज के साथ उसका आवश्यकता अनुसार उसका ऑब्जेक्ट आया हो, उसका कॉम्प्लीमेंट आया हो या उसका एडवर्बियल आया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए आप कामा का यूज करते हैं, जहां शुरू हुआ हो वहां कामा और जहां समाप्त हुआ हो वहां कामा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, मगर लक्षण रखते हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण रखने का मतलब, जैसे कि एक वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है, अगर वो ट्रांसिटिव हुआ तो, अगर लिंकिंग हुआ तो अपना कॉम्प्लीमेंट लेता है, अगर इनट्रांसिटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेगा मगर एडवर्बियल ले सकता है। तो एडवर्बियल तो ट्रांसिटिव वर्ब भी ले सकती है, इनट्रांसिटिव वर्ब भी ले सकती है, लिंकिंग वर्ब भी ले सकती है। तो बात यह हो रही है कि जब कोई पार्टिसिपल फ्रेज अपने ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल के साथ आया हुआ हो, तो उस पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। देखिए, जैसे लिखा है, श्री राम हैविंग किल्ड रावण रिटर्न टू द अयोध्या। अब देखिए, ये जो लिखा है हैविंग किल्ड रावण, अभी जो हैविंग किल्ड है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये देखिए इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसी को बोलेंगे पूरा पार्टिसिपल फ्रेज। और जब पार्टिसिपल फ्रेज के साथ उसका ऑब्जेक्ट आया हो, उसका कॉम्प्लीमेंट आया हो या उसका एडवर्बियल आया हो, देखिए अगर बताऊं आपको, अगर ये सिर्फ इतना आया होता, अगर ये सिर्फ इतना ही होता तब ये पार्टिसिपल फ्रेज ना होता। अब जब आपने, मतलब भाई ये पूरा एक ही शब्द है, लेकिन जब आपने इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसी को बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। तो अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज आया है, पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब क्या, कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब काम करते हैं, उनके बाद जब उसका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल आ जाता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। तो इसी तरह जब कोई पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का बेसिकली काम करता है, कभी कभी एडवर्ब काम भी करता है, जब उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आ जाए या उसके साथ उसका एडवर्बियल आ जाए या कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। तो किसी पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं, जहां पार्टिसिपल फ्रेज शुरू होता है वहां भी और जहां समाप्त होता है वहां भी। तो यही हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, और किसी पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए क्या लगाया आपने, कामा लगाया। ठीक है, अगला आप देख लीजिए। देखिए लिखा है, श्याम हैविंग हैड हिज लंच। देखिए हैविंग हैड, ये देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या है हमारा, हैविंग हैड हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अरे भाई हैविंग के साथ आपकी थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और इसी के साथ क्या आ गया, इसका
ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो जब किसी पार्टिसिपल फ्रेज के साथ उसका ऑब्जेक्ट आया हो या कॉम्प्लीमेंट आया हो या एडवर्बियल आया हो तो उसी को बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। और उस पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। जहां शुरू होता है वहां कामा, जहां समाप्त होता है वहां कामा। तो हमको लिखना था, हमने लिख दिया श्याम हैविंग हैड हिज लंच वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए कामा का प्रयोग कुछ विशेष, ये गलत लिखा हुआ है, कामा का यूज कुछ विशेष वर्ड्स, फ्रेजेज या क्लॉजेज के पहले तथा बाद में होता है जो किसी सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। समझिएगा इसको बात को। कामा का यूज कुछ विशेष वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज के पहले हो तथा बाद में होता है जो किसी सेंटेंस के बीच में यूज होता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, अब उस सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए या कोई क्लॉज आ जाए जो किसी विशेष कार्य के लिए लगी हो। विशेष कार्य मतलब इंफेसाइज कर रही हो, किसी चीज पे जोर डाल रही हो। तो जो बीच में कोई फ्रेज, कोई वर्ड या कोई क्लॉज आ जाती है जो किसी बात को इंफेसाइज कर रही होती है, जोर डाल रही होती है, तो उस वर्ड को, उस फ्रेज को या उस क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। आइए समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे कह रहा है सी डिड नॉट रिटर्न होम। सेंटेंस क्या था? सी डिड नॉट रिटर्न होम। अब यहां पे जो हाउ एवर है ये क्या कर रहा है? इंफेसाइज करने के लिए बीच में लिख दिया गया है। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई वर्ड या फ्रेज या क्लॉज सेंटेंस के बीच में आ जाती है जो चीजों पे जोर डाल रही होती है, इंफेसाइज कर रही होती है, तो उसको अलग करने के लिए भी आप कामा का यूज करते हैं। तो सी हाउ एवर डिड नॉट रिटर्न होम, है ना, वह हालांकि घर नहीं लौटी थी। तो ये क्या कर रहा है? इंफेसाइज करने के लिए यूज हुआ है। तो कोई शब्द यानी कोई वर्ड, फ्रेज या क्लॉज जो इंफेसाइज करने के लिए बीच में आ जाता है उसको भी आप कामा से अलग करते हैं। उसके पहले भी कामा, उसके बाद में भी कामा। फिर देखिए लिखा है अगला, सी इज, देखिए ऐसे लिखा है सी इज योर मदर एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट हर। ये बात ऐसी लिखी है। अब वास्तव में से बीच में क्या आ गया? सी इज आफ्टर ऑल योर मदर, वो आखिरकार तुम्हारी मां है। अभी जोर दे रहा है। तो जोर देने के लिए अगर कोई शब्द यानी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज आ गई है तो उसको अलग करने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। तो जहां वो उसके पहले भी कामा हो, उसके बाद में भी कामा। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए अब अगला देखिए लिखा है, देखिए लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, हर बिहेवियर इज काटियस। ठीक है, हर बिहेवियर इज काटियस। अब बीच में देखिए क्या एक फ्रेज जोड़ दिया है, हर बिहेवियर इन माय ओपिनियन इज काटियस। अब ये जो बात जोड़ दिया ना, इन माय ओपिनियन, ये क्या कर रहा है? जोर देने के लिए उसका बर्ताव मेरे विचार से क्या है? विनम्र है। तो ये जो इन माय ओपिनियन बीच में प्रीपोजिशन फ्रेज जोड़ दिया गया, ये क्या है? जोर डालने के लिए। तो इस तरह से अगर बीच में कोई फ्रेज, कोई वर्ड या कोई क्लॉज आ जाती है तो उसको भी आप कामा से अलग करते हैं। देखिए कामा लगा दिया आपने, ठीक, यहां भी कामा और यहां भी कामा। फिर देखिए लिखा गया हर स्टोरी वाज इम्प्रोबेबल। अब देखिए हर स्टोरी वाज इम्प्रोबेबल, अब ये लिखा है इन सेवरल वेज। ये क्या है? ये जोर डालने के लिए बीच में जबरदस्ती डाल दिया गया है, सिर्फ इंफेसाइज करने के लिए। तो फिर कोई फ्रेज, कोई वर्ड, कोई क्लॉज जो बीच में जोर डालने के लिए, इंफेसाइज करने के लिए यूज हो जाती है, तो वहां उसको किससे अलग करेंगे आप? कामा से अलग करेंगे। फिर देखिए लिखा गया लेट अस नॉट चीट हर। ये ऐसे लिखा है लेट अस नॉट चीट हर। अब बीच में क्या वर्ड आ गया है? आई प्रे यू। वर्ड क्या आ गया है? जैसे क्लॉज है एक प्रकार की, तो ये क्लॉज बीच में आ गई है। तो अब ये किस लिए आई है? जोर डालने के लिए। वास्तव में ये लिखा ऐसे है लेट अस नॉट चीट हर। अब बीच में क्या यूज कर दिया गया? आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमको उसको चीट नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो क्लॉज बीच में आ गई, ये इंफेसाइज कर रही है। तो क्या अलग किया आपने? किससे अलग किया आपने? कामा से। इसका मतलब कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई क्लॉज अगर बीच में आ जाए किसी सेंटेंस के, इंफेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, तो उसको भी अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। आइए और देख लेते हैं।
फिर देखिए लिखा है कामा का प्रयोग वर्ड के ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से किसी वर्ब के स्थान पर। मैं आपको बता रहा हूं, समझाने का बता रहा हूं उसका मतलब क्या है। दरअसल ऐसा होता क्या है, जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लाज आई हुई हो और सेम वर्ब का रिपीटिशन हुआ हो, सेम वर्ब का यूज हुआ हो, तो उस वर्ब को बार बार ना लिखा जाए, उसके बदले कामा का यूज कर दिया जाए, तो इसके लिए भी किसका यूज करते हैं आप? कामा का। ठीक है, यानी किसी वर्ड के, किसी शब्द के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी कामा का यूज हो सकता है। अच्छा, विशेष का इसका यूज वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है, अन्य शब्दों के लिए भी हो सकता है, पर विशेष कर करके वर्ब को रोकने के लिए, यानी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। ठीक, जैसे देख लिखा है ऑल विल सक्सीड, श्याम नेवर। ये वास्तव में ऐसे लिखा है ऑल विल सक्सीड, श्याम विल नेवर सक्सीड। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज बताइए, ये जो वर्ब है, ये सक्सीड है, इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए ही क्या क्या रिपीट हो रहा है? इसमें से विल सक्सीड रिपीट हो रहा है, तो इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए ही हम क्या लगा दें? कामा लगा दें। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑल विल सक्सीड श्याम नेवर। इसका मतलब हो गया ऑल विल सक्सीड श्याम विल नेवर सक्सीड। इसका मतलब किसी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए, वर्ब क्या, किसी भी शब्द के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कामा का यूज करते हैं। विशेष कर करके वर्ब ही रिपीट होता है, तो कह सकते हैं कि वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। पर और कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए हम कामा का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा गया सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज, यू, ऐसे लिखा है सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज, यू सिक्योर्ड सेकंड प्राइज। तो अब देखिए इसी को रिपीटिशन से रोकने के लिए लिख दिया गया है सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज, यू कामा सेकंड। अब इसका मतलब क्या है कि यू सिक्योर्ड सेकंड प्राइज। तो अब इसका रिपीटिशन ना हो, इसीलिए क्या लगा दिया आपने? कामा लगा दिया। तो किसी शब्द के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं, विशेष कर करके, विशेष रूप से वर्ब का। लिखा है प्रीति वेंट टू कौशाम्बी, अब फिर लिखा है श्याम वेंट टू प्रयागराज। प्रीति वेंट टू कौशाम्बी, श्याम वेंट टू प्रयागराज। ठीक है, अब देखिए रिपीट हो रहा है, तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या लगा दिया आपने? कामा लगा दिया। तो प्रीति वेंट टू कौशाम्बी, श्याम वेंट टू प्रयागराज। अब यहां पे श्याम के बाद वेंट ना लिखना पड़े, इसलिए क्या लगा दिया आपने? कामा लगा दिया। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहां पे सेमी कॉलन क्यों लगे हैं? तो मैं बताऊं आपको, यहां पे आप एंड लगा दीजिए, क्या ही दिक्कत है? तो एक क्लाज ये, 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 एक क्लाज ये। अच्छा, सेमी कॉलन का यूज जब पढ़ेंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे इस पे आपसे। ठीक है, कि यहां पे सेमी कॉलन, देखिए यहां एंड लगा दीजिए, कोई कंजंक्शन, तब भी ठीक है। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे सेमी कॉलन तो समझेंगे यहां पे क्यों आया है, बात करेंगे डिटेल से आपसे वहां पे। दरअसल दो बातों को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज भी इस तरह से हो जाता है, इसलिए से यहां पे लगा हुआ है, एंड लगा दीजिए आप। लेकिन विशेषकर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कामा का यूज। तो कामा का यूज कहां करते हैं? किसी भी वर्ड के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम कामा का यूज करते हैं। ठीक है, तो कर लिया हमने, आइए और देख लेते हैं। देखिए कामा का प्रयोग एडवर्ब क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज से अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई अगर एडवर्ब क्लाज है, कोई अगर कैसी क्लाज है, कोई अगर एडवर्ब क्लाज है, कामा का प्रयोग एडवर्ब क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज से अलग करने के लिए किया जाता है जब एडवर्बियल क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज के पहले होता है, किंतु यदि एडवर्बियल क्लाज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लाज के बाद होता है तो कामा को हटाया भी जा सकता है। देखिए कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाज तीन तरह से काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो प्रिंसिपल क्लाज को
सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब काम करे तो उससे अलग करने के लिए कामा का यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज, अगर एडवर्ब क्लॉज पहले लिखी है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में लिखी है तो फिर कामा लगता है, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज अगर एडवर्ब क्लॉज बाद में लिखी है और प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखी है तो फिर कामा आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, देखिए लिखा है इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। ये वास्तव में बात ऐसी है, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। कब करूंगा? यदि आप मेरे पास आएंगे। तो हेल्प हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, तो ये हो गई एडवर्ब क्लॉज। जब एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आए क्या लगाते हैं आप? तो आप कामा का यूज करते हैं, तो आपने कामा लगा दिया। अगर यही क्लॉज में बाद में लिख दूं तो आप कामा लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, इफ यू गो टू स्कूल प्लीज हेल्प हर। देखिए अभी ऐसे लिखा है, प्लीज हेल्प हर इफ यू गो टू स्कूल, आप मदद करिएगा। मदद करना वर्ब है, ये हमारी वर्ब क्लॉज में बताई तो एडवर्ब हो गई, अर्थात एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो किसी एडवर्ब क्लॉज को उसकी प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए कामा लगाते हैं आप, जब वो एडवर्ब क्लॉज पहले आई हुई हो। अगर यही बाद में आती तो आप कामा लगा भी सकते थे और हटा भी सकते थे। When I was young, I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था। कब खेलता था? जब मैं युवा था। तो एडवर्ब क्लॉज हो गई। एडवर्ब क्लॉज को उसकी प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए क्या लगाइए? कामा लगाइए। ठीक है, इन्फॉर्म मी, यू इन्फॉर्म मी, मुझको इन्फॉर्म करिए। व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस लौटाना। तो इन्फॉर्म करना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद एडवर्ब क्लॉज आई है तो यहाँ पे आप कामा लगाइए और चाहे ना लगाइए। देखिए क्या लिखा है, कामा का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए किया जाता है जब एडवर्बियल क्लॉज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज के पहले होता है, किंतु यदि एडवर्बियल क्लॉज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हुआ हो तो कामा को हटाया भी जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे बाद में आई है तो कामा का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। देखिए देखिए कामा का प्रयोग एक लॉन्ग सब्जेक्ट मतलब कोई सब्जेक्ट जो फ्रेज फॉर्म में आया हो, जिसमें सेंटेंस प्रारंभ हो रहा हो, तो उसके वर्ब से अलग करने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई लॉन्ग सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट फ्रेज फॉर्म में हो, तो उसके वर्ब से उसको अलग करने के लिए आप कामा का यूज करते हैं। जैसे देखिए लिखा गया वाट एवर, देखिए लिखा गया वाट एवर आई स्पोक टू द स्टूडेंट ऑन दैट डे टर्न आउट टू बी ट्रू। देखिए वाट एवर आई स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑन दैट डे, उस दिन जो कुछ भी मैंने विद्यार्थियों से कहा था, टर्न आउट टू बी ट्रू, वो सही साबित हुआ था। अभी देखिए वाट एवर आई स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑन दैट डे, ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। वास्तव में ये क्या है? ये हमारी एक प्रकार से नाउन क्लॉज है ना। और एक लॉन्ग सब्जेक्ट को उसकी वर्ब से अलग करने के लिए आप क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं। ठीक है, ऑल दैट शी सेड बिफोर शी सेड सेल वाज लॉन्ग रिमेंबर्ड बाय ऑल। अब देखिए इस वाज का सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा ऑल दैट शी सेड बिफोर शी सेड सेल, ये पूरा हमारा, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, अब ये हमारा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो यानी कोई लंबा सब्जेक्ट है फ्रेज फॉर्म में या क्लॉज फॉर्म में, बड़ा सब्जेक्ट है, तो किसी बड़े सब्जेक्ट को उसके वर्ब से अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं? कामा का यूज कर सकते हैं। कामा का प्रयोग वर्ब के पहले आने वाले नाउन क्लॉज को वर्ब से अलग करने के लिए करते हैं, वह नाउन चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी कि कोई नाउन क्लॉज, अरे ये ऊपर वाली बात ही है दरअसल। अब ये भी तो देख लिखा है व्हाट एवर आई स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑन दैट डे, ये भी तो पूरा नाउन क्लॉज ही है, ये पूरा नाउन क्लॉज ही तो है। अब नाउन क्लॉज को उसकी वर्ब से अलग करने के लिए आपने क्या लगा दिया? कामा लगा दिया। ठीक, यानी अब नाउन क्लॉज है, लॉन्ग सब्जेक्ट बना दिया उसने, तो आपने वर्ब से अलग कर दिया। अब इसी बात को अलग दूसरे तरीके से लिखा गया फिर से। अब यहां पे इसको देखिए ऑल दैट शी सेड बिफोर शी सेड सेल। अब देखिए ये हमारा नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज भी आई है, तो एक लंबा सब्जेक्ट हो गया। तो किसी बड़े सब्जेक्ट को उसकी फाइनाइट वर्ब से अलग
फाइनाइट वर्ब से अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, कामा का यूज करते हैं। अब इसी बात को उन्होंने एक तरीके से और लिख दिया है, कामा का प्रयोग वर्ब से पहले आने वाले नाउन क्लॉज को वर्ब से अलग करने के लिए करते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, बात तो वही हो गई अंततः। देखिए वह नाउन क्लॉज चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, जैसे लिखा है व्हाट एवर इज राइट। अब देखिए व्हाट एवर इज ये हमारी नाउन क्लॉज है, इस नाउन क्लॉज को इस फाइनाइट वर्ब से अलग करने के लिए आपने क्या लगा दिया, कामा लगा दिया। हु एवर कम्स, देखिए हु एवर कम्स ये हमारी नाउन क्लॉज है, अब इसको इसके फाइनाइट वर्ब से अलग करने के लिए क्या लगा दिया आपने, कामा लगा दिया। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर, अब ये देखिए पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, इसी का ये फाइनाइट वर्ब है, तो इस फाइनाइट वर्ब को इस नाउन क्लॉज से अलग करने के लिए क्या लगाया आपने, कामा लगा दिया। दैट ही इज अ टीचर, देखिए नाउन क्लॉज है, ठीक है, दैट ही इज अ टीचर नो वन कुड बिलीव। तो बताइए किसी नाउन क्लॉज को अलग करने के लिए भी आप क्या करते हैं, उसके वर्ब से आप कामा का यूज करते हैं। देखिए कामा का प्रयोग डायरेक्ट कोटेशन को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए किया जाता है। अब आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, किसी कहीं बात को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कोटेशन जैसे लिखा है, ये जो लिखा है श्याम सेड, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कामा का प्रयोग डायरेक्ट कोटेशन को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए होता है। अब श्याम सेड, अब यहां क्या लगाया आपने, कामा लगा दिया, और फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लगा दिया, आई एम अ स्टूडेंट। तो देखिए इन बातों को अलग करने के लिए क्या लगा दिया आपने, कामा का यूज कर दिया। ठीक, आप जानते हैं कुल मिलाकर दो बातों को अलग अलग करने के लिए क्या लगाते हैं आप, कामा का यूज करते हैं। देखिए लिखा गया व्हाट विल यू डू, शी सेड, ही सी आस्क्ड। अब देखिए सी आस्क्ड एक बात, व्हाट विल यू डू दो बातें, अलग अलग करने के लिए क्या लगा दिया आपने। और इफ आई विड्रा माई हेल्प, यानी बातों को अलग अलग करने के लिए भी आप कामा का यूज करते हैं। तो ठीक है, तीन बातें हैं, तीनों बातों को अलग करने के लिए क्या लगाया आपने, कामा लगा दिया। इसी को आप कह सकते हैं कि कामा का प्रयोग डायरेक्ट कोटेशन को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हम करते हैं। भाई क्या डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है, इसको अलग करने के लिए क्या दिया आपने, कामा लगा दिया। ठीक, गो होम सेड माई मदर, अब देखिए इसको अलग किया किससे, कामा से अलग कर दिया। ठीक, कामा का प्रयोग, अच्छा देखिए तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये कामा का टॉपिक क्या है ना, ये है बड़ा, ठीक है, अभी इसमें और भी चीजें समझानी है आपको, तो इत्मीनान से बात की जाएगी आपसे, है ना, कि बड़ा है टॉपिक। तो आज यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत करें। आज क्लास यहीं तक, कल इसी को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। पढ़ते रहें, ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।